जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे छात्रों के लिए जिन्हें सब्जेक्टिव से बहुत डर लगता है। और आज हम करने वाले हैं अंतिम प्रहार और इसमें लगभग हम 20 सवाल सब्जेक्टिव के ऐसे करवाएंगे आपको कि आपको रटना मना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा आंसर जो होता है वो सारे यूट्यूबर से, सारे किताबों से हट कर होता है। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख कर जाओगे और आपके अंदर लिखने की कला है तो यकीन मानिए आप आंसर लिख कर आओगे। अगर 20 सवाल में से कुछ भी सवाल टकरा गया तो आपका काम बन जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये हमारा अंतिम प्रहार है, सब्जेक्टिव में आखिरी वीडियो है ये, इसके बाद सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे जो तो न्यू होते हैं ना वो एक ही वीडियो देखकर चले जाते हैं। आपको प्लेलिस्ट पे जाना चाहिए, वहाँ पर मैंने इस तरह से रटना मना है के तहत बहुत सारे सवालों को करवा दिया है। तो आप वो नहीं करोगे, सिर्फ ये करके जाओगे और बोलोगे एक सवाल आया, दो सवाल आया, चार सवाल आया, तो ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है। जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना उन्हीं को फ़ायदा मिलता है, लास्ट वालों की फिर किस्मत आजमाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, संचार सेवाएं क्या है, ये किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और समझ कर जाइएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। संचार सेवाएं वो साधन हैं जिनकी मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी भेजते या प्राप्त करते हैं। मेरे आंसर लिखने का तरीका ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट मैं नहीं करता हूँ समझाने में। मैं जो पढ़ता हूँ ना वो अपने आप में समझाता हूँ। बात समझ में आया? मेरे कहने का मतलब जो मैंने लिख दिया, अगर आप इसको सेल्फ भी पढ़ लोगे ना खुद से भी तो समझ में आ जाएगा। इतना आसान और सरल भाषा में मैं आंसर बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो एक बार और फिर से समझते हैं हम लोग। संचार सेवाएं वो साधन है जिनकी मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। जैसे मोबाइल से हम लोग जानकारी भेजते हैं ना, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो मोबाइल से ही पढ़ रहे हो। इंटरनेट के भी फ़ायदा उठा रहे हो। टेलीफोन, रेडियो, टीवी, ईमेल। बात समझ में आए? ये संचार के साधन हैं। अब आते हैं, इसमें बोला है आपको क्वेश्चन में कि यह पूरे विश्व को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। आइए देखिए, संचार सेवाओं ने पूरे विश्व को ग्लोबल गांव बना दिया है। एक गांव बना दिया है, जोड़ दिया है, ग्लोबल। अब लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, व्यक्ति कुछ सेकंड में बात कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में। कोई दुबई से बात कर रहा है, कोई अरब से बात कर रहा है, कोई अमेरिका से बात कर रहा है, कोई लंदन से बात कर रहा है, ठीक है। व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि कंपनियां ऑनलाइन काम कर रही है। फ्लिपकार्ट वगैरह हम देखते हो ना कैसे शॉपिंग हो रहा है। शिक्षा में भी बड़ा बदलाव आया है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल पढ़ाई से छात्र घर बैठे सीख रहे हैं। आज घर बैठे आप लोग इस तरह से इतनी आसान भाषा में सीख रहे हो ना। आपदा या संकट के समय तुरंत सूचना मिलने से जान बचाना आसान हुआ है। जैसे कि भूकंप आता है या कोई ऐसे सुनामी आने वाला, चक्रवात आने वाला होता है तो अलर्ट जारी कर दिया था चक्रवात आने वाला है। तो ये सब न्यूज़ आपको कहाँ से मिलता है? नेट से मिलता है, इंटरनेट से मिलता है। सरकारें भी जनता तक योजनाओं की जानकारी जल्दी पहुंचा देती है। आज मैया सम्मान योजना का पैसा आने वाला है, लड़कियों में खुशी की लहर, तो ये तुरंत पहुंच जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार संचार सेवाओं ने समय और दूरी को कम कर दिया है और दुनिया को पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ बना दिया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया किस तरह से कैसे आंसर बना के लिखना है। आइए, अब आपको लगा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ था ही नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं था भाई, सिर्फ आपको सोच समझ करके कलम चलाना है वहाँ पर, ठीक है। देखिए, तृतीय क्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करना है। तृतीय क्रियाएं वे गतिविधियां होती हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता है, ये 2 नंबर में होता है, द्वितीयक में होता है, ठीक है, बल्कि सेवाएं दी जाती है। जैसे बैंक, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, व्यापार, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ध्यान से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लोगों को सुविधा बढ़ाती है। उदाहरण के लिए परिवहन से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और बैंक पैसे सुरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है, तो ये सेवा देती है। तृतीयक क्रियाएं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है क्योंकि इनसे रोजगार के बहुत अवसर पैदा होते हैं। शहरों में इनका विकास ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ जीवन स्तर भी बेहतर होता है। आज के आधुनिक समय में इन सेवाओं का महत्व बहुत बढ़ गया है।
बिना तृतीय सेवाओं के उद्योग और कृषि का विकास भी संभव नहीं है। इसलिए इन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पर। इसमें कह रहा है कि भारत में सड़क परिवहन को अन्य साधनों से अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? यानी कि सड़क को सारे साधनों से सड़क को बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, हम तो मेरे लिए तो ट्रेन ही बेहतर है, कोई बोलता है मेरे लिए हवाई जहाज़ ही बेहतर है, लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया, सड़क जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्यों? तो क्यों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो, भारत में सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है क्योंकि ये गांव से लेकर शहर तक हर जगह पहुंच जाता है ना। आपको कहीं भी जाना है एकदम डायरेक्ट पहुंचाएगा। जहां रेल या हवाई सेवा नहीं पहुंचती वहां सड़क आसानी से बनाई जा सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा, रेलगाड़ी से आप स्टेशन पे उतर गए, अब यहाँ से टेम्पो पकड़ करके 1 घंटा सफ़र किया, बताओ वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती है, कैसे जाओगे? पैदल जा सकते थे? नहीं, सड़क है तभी ना गए वहाँ तक। तो यही बात आपको समझनी है। ठीक है, आइए। सड़क परिवहन जो होता है वो सस्ता और सुविधाजनक होता है। छोटी दूरी के लिए ये सबसे अच्छा साधन है। किसान अपनी फसल सीधे बाजार तक ले जा सकता है। किसके द्वारा? सड़क के द्वारा, ट्रेन के द्वारा नहीं, जिससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। ठीक है, इसमें डोर टू डोर सेवा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में ये वाला लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, डोर टू डोर सेवा, यानी सामान को सीधे घर या दुकान तक पहुंचाया जा सकता है। आपातकाल में जैसे अस्पताल ले जाने में, राहत कार्य में भी सड़क बहुत मददगार होता है। ठीक है, इसलिए लचीलापन, कम लागत और आसान पहुंच के कारण भारत में सड़क परिवहन को सबसे उपयोगी माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है, भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठाने में हो सकता है थोड़ा सा आपको कष्ट हो, क्योंकि भाई इसमें डाटा है, डाटा आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे लिख नहीं पाओगे। तो ध्यान से समझना। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है और इसे उगाने के लिए खास भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब वर्ड अगर आप नहीं लिखोगे ऊपर में ना, तो आंसर बड़ा नहीं कर सकोगे। मुद्दा का बात तो यहाँ पर है जरा सा, लेकिन ऊपर में थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। नहीं लिखोगे तो फिर आंसर बड़ा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चावल को गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान इसके लिए अच्छा होता है। चावल के लिए कितना होता है? 20 से 30। चावल के लिए कितना होता है? 20 से 30, ऐसे करके रट लो। ठीक है, इसके साथ 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। ठीक है, ताकि खेतों में पानी भरा रहे। आइए, चावल के लिए उपजाऊ और चिकनी मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है क्योंकि ये पानी को रोक कर रखती है। चिकनी मिट्टी क्या होता है ना, देखो कि चिकनी मिट्टी में ऐसे, जैसे मान के चलो ये मिट्टी है, यहाँ से पानी बह रहा है, ऐसे लाइन खींच दोगे ना तो पानी रुक जाएगा। इतना चिकना होता है, सारा उसका छिद्र बंद हो जाता है। समतल ज़मीन भी ज़रूरी है ताकि पानी बराबर में फैला रहे। समतल ज़मीन, कहीं पे आप ढाल ज़मीन दोगे तो सब पानी भाग जाएगा। ठीक है, आइए। भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्य में चावल उत्पादन में आगे हैं क्योंकि वहाँ ये सभी स्थितियाँ पाई जाती है। जो जो ये कंडीशन ज़रूरी है वो कंडीशन वहाँ पे उपलब्ध है। इस प्रकार पर्याप्त पानी, गर्म मौसम और उपजाऊ मिट्टी चावल की अच्छी खेती के लिए ज़रूरी है। सिर्फ 2 डाटा आपको मैंने यहाँ पे दिया है। एक 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक का वर्षा चाहिए, और खूब अपने से बना करके इतना आंसर आपको लिख दिया मैंने। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करना है, कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे स्रोत हैं जिनका उपयोग पहले कम होता था, लेकिन आज ऊर्जा की बढ़त ज़रूरत और प्रदूषण को कम करने के लिए इनका महत्व बढ़ गया है। बात समझ में आया? पहले हम लोग गैर की तरह व्यवहार करते थे, धूत कौन इस्तेमाल करेगा इसको, गैर समझते थे उसको, लेकिन जब ज़रूरत पड़ा तब गैर को भी अपना बनाना पड़ता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि ऐसे ऊर्जा जिनसे प्रदूषण भी कम, प्रदूषण ना के बराबर होता है। सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है और ये तब कभी ख़त्म नहीं होती है। पवन ऊर्जा हवा से मिलती है और बायोगैस गोबर और जैविक कचरे से तैयार होता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर आप चाहोगे ना इतना सा लाइन लिखने में आप 5 से 6 लाइन लिख दोगे, इतना आसान होता है ये। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। साथ ही ये नवीकरणीय हैं, यानी बार बार उपयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, नवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं।
भविष्य में ऊर्जा संकट से बचने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दिया था कि गैर का मतलब होता है गैर वाला व्यवहार की हम लोग उसके साथ पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। अब देख रहे हैं कि अब डीजल ख़त्म हो रहा है, कोयला ख़त्म हो रहा है, अब आओ गैर को भी अपना बनाना पड़ेगा। अब उसको परंपरा में लाना पड़ेगा, परंपरागत, गैर परंपरागत, परंपरा, परंपरा में उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक से याद हो गया और आगे बढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या बन गया है भाई, चलो देखते हैं। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के अंदर इसको समाप्त करने का कोशिश करते हैं भाई। ध्वनि प्रदूषण का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा तेज आवाज़ जो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। देखिए आज शहरों में वाहनों का शोर है, गाड़ी पें पाँ पों पाँ करते रहता है, फैक्ट्रियां मशीनें गड़गड़ गड़गड़ चलते रहती है, लाउड स्पीकर ये वो, गाना बज रहा है तो शादी हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, पटाखा तुम पूछो ही मत, त्यौहार में तो फूटते फूटते हैं, शादियों में फोड़ते हैं सब। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, लगातार आवाज़ बढ़ रही है, इससे लोगों को सिर दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है, नींद की कमी हो रही है, सुनने की क्षमता कम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ाई पर भी असर पड़ता है क्योंकि ज़्यादा शोर में ध्यान लगाना मुश्किल होता है। लंबे समय तक तेज़ आवाज़ दिल और दिमाग पर भी बुरा प्रभाव डालता है। ये सब रटने वाली बात है। अरे आप 12 के स्टूडेंट हो, ठीक है, इंटर के स्टूडेंट हो, ये सब रटोगे? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ भैया ये सब हम अपने से लिख लेंगे। ठीक है, एक बात बता दो भाई, क्या रटोगे? कमेंट में सब लोग टाइप करो नहीं रटेंगे। ठीक है, नहीं रटेंगे। ठीक है, टाइप करके बताना, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग हमारी बातों को सीरियस लेते हो। इस समस्या को कम करने के लिए अनावश्यक हॉर्न बजाना, कभी कभी देखोगे मुझे बहुत टेंशन होता है जब मैं आगे आगे चलता हूँ, पीछे से कोई हॉर्न बजाता है ना, मन करता है वापस जाकर के उसको एक थाप लगा दूँ कस के। अरे जब देख रहा है कि आगे वाला इंसान चल रहा है, आगे जगह मिलेगा तभी ना वो साइड देगा, पीछे से पों पाँ करने का क्या ज़रूरत है? इतना डिस्टर्ब करता है कि क्या बताएं। ठीक है, तो इस समस्या को कम करने के लिए अनावश्यक हॉर्न बजाना बंद करना चाहिए, लाउड स्पीकर को सीमित उपयोग करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ बहुत अब्जॉर्ब करता है प्रदूषण को। इस तरह ध्वनि प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुका है जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम रहते ना आपकी जगह में, इसमें और भी लिख देते, ध्वनि प्रदूषण से एक्सीडेंट भी होता है, बहुत तेज़ हॉर्न बजाता है और तो उससे लोग विचलित होकर के गिर जाते हैं, कई वाहन जो है टक्कर खा जाते हैं। बहुत एक से एक बात जो मन में आता है बना बना के लिखते जाओ। ठीक है, भारतीय कृषि समस्याओं की व्याख्या कीजिए। देखिए भारत की कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं। भारतीय कृषि की कई समस्याओं का सामना कर रही है। अच्छा, कौन कौन? सबसे बड़ी समस्या है मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। बारिश होगा तो खेती होगी, बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगी। अगर बारिश कम या ज़्यादा हो गया तो फसल खराब हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई किसानों के पास छोटी ज़मीन होती है जिससे उत्पादन कम होता है। आधुनिक मशीनें और अच्छी गुणवत्ता के बीजों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर होगा क्या, कई किसानों के पास अच्छी बीज नहीं है, ठीक है, खाद नहीं है, तो इससे भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सिंचाई की सुविधा हर जगह नहीं है, ये भी देखा गया है, इसलिए कई खेत सूखे रह जाते हैं। किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती रहती है और वो खेती करना ही छोड़ देते हैं। भंडारण और परिवहन की कमी से ज़्यादा अनाज खराब हो रहे हैं। अब अनाज तो हो गया, उसको खुले में रखे हुए हैं, बारिश हुआ भीग गया सड़ गया। ठीक है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर सिंचाई, नई तकनीक, सरकारी सहायता और बाजार की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक की व्याख्या कीजिए। देखिए विश्व में जनसंख्या हर जगह समान नहीं है। हम विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। विश्व में जनसंख्या हर जगह समान नहीं है। कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जबकि कुछ स्थानों पर लगभग खाली है। ठीक है, कहीं कहीं पर कोई है ही नहीं, जैसे अंटार्कटिका में कौन जा रहेगा भाई, वहाँ बहुत ठंडा है। ठीक है, चलो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल भाई, अब अंटार्कटिका में पूरा ठंडा ही ठंडा है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ कौन रहेगा भाई? रेगिस्तान में खाली बालू ही बालू है, गर्मी ही गर्मी, वहाँ कौन रहेगा भाई? ठीक है, जहाँ मौसम मध्यम होता है जैसे यूरोप और दक्षिण एशिया, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। मध्यम मतलब ना ठंडा ना गर्म, तो वहाँ तो लोग इन्जॉय करेंगे। बहुत ठंडे बहुत गर्म क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ लोग कम रहेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ भी लोग कम रहेंगे। ठीक है, जल की उपलब्धता भी जरूरी है। नदियों और जल के स्रोतों के पास लोग बसना पसंद करते हैं। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खेती अच्छी होती है, इसलिए वहाँ आबादी अधिक होगी। ठीक है भाई, ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। मैदानी इलाके पहाड़ी की तुलना में ज़्यादा बसे होते हैं क्योंकि वहाँ परिवहन और खेती आसान होता है।
ठीक है। इस प्रकार जलवायु, पानी, मिट्टी और स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये क्या है पता है ना, स्थलाकृति यानी कि मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बसें परिवहन का रास्ता बहुत आसान होता है। ठीक है, मार्केट वार्केट यहीं पे लगेगा, ऊपर पहाड़ में थोड़ी लगेगा। आइए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करना है। अभी मैंने आपको करवाया था ना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति से लगातार मिलते रहते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस। ठीक है, देखिए, सौर ऊर्जा से सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाई जाती है। पवन चक्कियों से हवा की शक्ति को बिजली में बदला जाता है। गाँव में बायोगैस खाना बनाने और रोशनी के लिए उपयोगी है। इन स्रोतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। साथ में कोयला और पेट्रोल जैसे सीमित संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। आज भारत सहित कई देश इन ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि भविष्य सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वो क्वेश्चन को जल्दीबाजी में इसलिए पढ़ा क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल मैंने ऊपर कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आप भी सोचते हो कभी कभी भैया इतने स्पीड क्यों हो जाते हैं। देखिए, मैं सब समझता हूँ। ठीक है, चलो, इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं आपको बताने। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। इसकी मदद से हम कुछ ही सेकंड में दुनिया की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बैंकिंग और पैसे भी भेजना अब इंटरनेट से तुरंत हो जाता है। भाई, इंटरनेट के फ़ायदे अब वो सब मत लिखना जो तुम लोग करते हो। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखना। ठीक है भाई, अच्छी अच्छी बातें लिखना। इंटरनेट से क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग हासिल कर सकते हो वो सब लिख देना। ठीक है, हाँ, एक बच्चा लिखता है कि ऑनलाइन में इंटरनेट से जो है हम लोग आंसर की निकाल लेते हैं, इंटरनेट से हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके चोरी कर लेते हैं, ये सब कम मत लिख देना। ठीक है, व्यापार में कंपनियां अपने सामान को ऑनलाइन बेच रही है, जिससे ग्राहकों को घर बैठे खरीदारी की सुविधा मिल जाती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। ठीक है, इंटरनेट लोगों को जोड़ता भी है, वीडियो कॉल पे, ईमेल पे, सोशल मीडिया से दूर बैठे लोग संपर्क बने। और बच्चे क्या लिखेंगे, आजकल के बच्चे इंटरनेट के माध्यम से लोग जो है इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं। तो अरे भाई, उसका भी आंसर गलत नहीं है, वो भी सही बात लिख रहा है। ठीक है, गरीब से अमीर बन गए हैं, कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। अगर मान को वो सब लिखेगा तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? नहीं होगा, लिख के ले लो। ठीक है, उसका भी आंसर गलत नहीं है। आप दे रहे हो इज्जत वाली आंसर, वो थोड़ा सा हाई लेवल का आंसर कर रहा है। इस प्रकार इंटरनेट समय बचाता है, काम को आसान बनाता है और आधुनिक जीवन का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। आज के ये वीडियो देख करके ना आप लोग सिर्फ यस टाइप करना, आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं। ठीक है, थंब लगा देना, सहमत हैं। ठीक है, इस तरह से कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धुआं धुआं कर देंगे। बोलो, सहमत हो या नहीं? तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। चावल का देख लिए थे, चाय का देखेंगे। चलो आओ देखो। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है और इसके उत्पादन के लिए खास भौगोलिक परिस्थितियां जरूरी है। चाय की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी मानी जाती है। लगभग 20 से 30 डिग्री का तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाय के पौधों को अच्छी मात्रा में वर्षा चाहिए। लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश लाभदायक होती है, लेकिन खेतों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। बात समझ में? चावल में उल्टा था, चावल में 100 से 200 उसको पानी चाहिए था, लेकिन प्लेन चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए। पानी जमा होना चाहिए चावल के लिए। चाय के लिए पानी जमा करोगे तो बस फसलें ख़राब हो जाएगा। ठीक है, देखो, लाभदायक होता है, लेकिन खेतों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ढलानदार ज़मीन या फिर पहाड़ी क्षेत्र में चाय आदर्श होती है, यानी कि ज़मीन ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पानी बारिश हो रहा है, खूब बारिश हो रहा है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? ये चाय के लिए क्षेत्र चाय के लिए आदर्श होते हैं। अच्छा, गहरी, उपजाऊ और हल्की अम्लीय मिट्टी चाय की खेती के लिए बेहतर होती है। उपजाऊ गहरी होनी चाहिए, हल्की अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सस्ते और कुशल श्रमिकों की ज़रूरत है, क्योंकि चाय की पत्तियां हाथ से तोड़ी जाती है। बात समझ में? मशीन उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, हाथ से तोड़ना है, तो उसमें आदमी ज़्यादा लगेगा। तो आदमी ज़्यादा लगेगा तो सस्ते श्रमिक चाहिए, उनकी मजदूरी कम होती है। ठीक है, भारत में असम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। आइए, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? पॉइंट वाइज बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट वाइज, कैसे आपको आंसर देना है। देखिए, भारत में जनसंख्या हर जगह समान नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे जलवायु। पहला पॉइंट, जलवायु के कारण। जहाँ मौसम अच्छा होता है वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं।
दूसरा, उपजाऊ मिट्टी। मैंने छोटा छोटा आंसर लिखा है, आप प्लीज़ बना बना के लिख देना, इसमें आप नहीं लिख सकते हो 2-3 लाइन जोड़ करके। हाँ बोलो तो। जहाँ मौसम अच्छा होता है वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं, आप इसमें नहीं लिख सकते जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ लोग कम बसेंगे, जहाँ ज़्यादा ठंडी होगा वहाँ लोग कम बसेंगे, और जहाँ मौसम ठंडी और गर्मी अगर मीडियम में रहे तो वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। नहीं लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो ना भाई। तो मैं तो सिर्फ हिंट्स दे सकता हूँ ना आखिरी में, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा आंसर दूंगा तो आप डर जाओगे। तो मुझे मेरा काम डराना नहीं है, आपको मोटिवेट करना है, आपके अंदर मोटिवेशन लाना है, हिम्मत लानी है कि आप जाओ एग्ज़ाम दो। उपजाऊ मिट्टी। गंगा के मैदान जैसे क्षेत्रों में खेती अच्छी होती है, इसलिए आबादी अधिक होगी। तो गंगा, उपजाऊ मिट्टी मिल गया, मिट्टी की बात आ गया तो हम सिर्फ ई गंगा वगैरह लिखें, लेकिन आप बोलना कि जहाँ पे प्लेन ज़मीन होती है वहाँ पर भी जो है लोग जल्दी बसते हैं। अच्छा, पानी की उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है, नदियाँ और जल स्रोतों के पास बसना आसान हो जाता है। रोजगार के अवसर, जहाँ रोजगार होंगे, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी मिलने से लोग वहाँ जाते हैं। परिवहन सुविधा, जहाँ सड़क, रेल, स्कूल और अस्पताल हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। भौगोलिक वाला, जो अभी मैंने आपको बताया, भौगोलिक स्थिति, पहाड़, रेगिस्तान और घने जंगलों में लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ जीवन कठिन होता है, अब मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और आर्थिक दोनों कारण भारत की जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पे आते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा भाई, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए प्लास्टिक का उपयोग आज बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता है और वर्षों तक ज़मीन में पड़ा रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, कम हो जाती है। जब प्लास्टिक नालियाँ या नदियों में पहुंचता है तो जल प्रदूषण होता है। अब यही प्लास्टिक नदी नालों में पहुंचेगा तो जल प्रदूषण, जलीय जीवों को क्या करता है, नुकसान। जैसे मछली हो गया, जल में जितने भी जानवर होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। कई जानवर गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं जिनसे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, प्लास्टिक जलाने पर जहरीली गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण और सांस की बीमारी बढ़ाती है। इस समस्या को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, कपड़े या जूट के बैग अपनाने चाहिए, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्लास्टिक पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियों में क्या अंतर है। देखिए, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ जीवन शैली, सुविधाओं और कार्यों के आधार पर अलग होती है। बस्ती तो बस्ती है भाई, तो फिर अलग कैसे हो गया? तो वहाँ पर जीवन शैली यानी कि वहाँ के लोग जीते कैसे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, इन्हीं के आधार पर दोनों को अलग किया जाता है। जैसे कि ग्रामीण बस्तियाँ गाँव में होती है, जहाँ अधिकतर लोग खेती, पशुपालन, छोटे काम करते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ जनसंख्या कम होती है और वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन शिक्षा, अस्पताल और परिवहन जैसी सुविधाएं जो है वो सीमित होती है। ठीक है, यानी कि कम होती है। शहरी बस्तियां जो है शहरों में होती है, जहां उद्योग, व्यापार और नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं। यहाँ स्कूल, अस्पताल, सड़क और संचार जैसी सुविधाएं अच्छी होती है। गांव में प्रदूषण कम होता है, जबकि शहरों में भीड़ भाड़ और प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो आप आराम से लिख लोगे। इस प्रकार सरल जीवन, गाँव का सरल जीवन का प्रतीक है, जबकि शहर आधुनिक और तेज जीवन को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। देखिए, जब एक देश दूसरे देश से वस्तु और सेवाओं को खरीद बिक्री करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है भाई, हर देश के पास सभी संसाधन नहीं होते, इसलिए वह ज़रूरी है कि चीज़ें दूसरे देशों से आयात यानी इंपोर्ट करता है, और जिन चीज़ों को उत्पादन ज़्यादा होता है उन्हें निर्यात कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि बेच देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इससे देश के बीच आपसी संबंध भी बेहतर होता है। उदाहरण के लिए भारत चाय और मसाले निर्यात करता है और कुछ मशीनें व तेल आयात करता है, यानी कि मंगवाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं का आदान प्रदान आसान होता है और विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? मैंने ये वाला सवाल करवाया था। ऋतु प्रवास, मौसम में इधर उधर जाना। समझिए, ऋतु प्रवास का मतलब है मौसम के अनुसार लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और फिर मौसम बदलने पर वापस लौट आना। यह प्रवास आमतौर पर रोजगार की तलाश में होता है। जैसे कई मजदूर खेती के मौसम में गांव आते हैं और बाकी समय शहरों में काम करने चले जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ चरवाहे अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास से लोगों को काम मिलता है और उनकी आय बढ़ती है, लेकिन बार बार स्थान बदलने से शिक्षा, अस्थायी जीवन पर असर पड़ता है। पड़ेगा नहीं, अब बार बार आप जगह बदलोगे तो आपका स्कूल ई स्कूल से नाम कटा के उ स्कूल, उ स्कूल से नाम कटा करके उ स्कूल, तो ये तो होगा आपके बच्चों के साथ।
भारत में भूमिगत जल संसाधन पर एक टिप्पणी लिखना है, ध्यान से समझिएगा। भूमिगत जल वह पानी है जो ज़मीन के नीचे जमा रहता है। भारत में यह पानी पीने, खेती, घरेलू कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई क्षेत्रों में लोग कुएं, ट्यूबवेल और हैंडपंप से पानी निकालते हैं। खासकर जहां नदियां नहीं हैं वहां भूमिगत जल ही मुख्य सहारा है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी अभी और है इसमें, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और ज़्यादा उपयोग के कारण कई जगह इसका स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है पानी का। इससे भविष्य में पानी की कमी हो सकती है। इसे बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है और पानी का सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूमिगत जल एक अनमोल संसाधन है जिसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भूमिगत जल का मतलब हो गया भाई ज़मीन के अंदर जो पानी है, जो बोरिंग से आप लोग निकाल करके पीते हो। कभी कभी सुनते होगे बड़ों के मुँह से कि वो लोग बोलते थे कि पानी का लेयर नीचे चला गया। लेयर नीचे चला गया मतलब उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है भाई, इसलिए पानी शॉर्टेज कर रहा है। तो इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे? वर्षा जल संग्रहण करेंगे, वर्षा के पानी का इस्तेमाल करेंगे, वर्षा का पानी को जमा करेंगे, अपने टंकी में बनाएंगे। और वो भी नहीं कर सक रहे हैं तो वर्षा के जल को ज़मीन में भेजेंगे ताकि वो ज़मीन उसको एब्जॉर्ब करे। नेक्स्ट है भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। चलिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, खूब बड़ाई करेंगे कृषि के बारे में, और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। ठीक है, भारत में अलग अलग जलवायु होने के कारण कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल, गेहूँ, दालें, गन्ना, कपास। ठीक है, यहाँ खरीफ, रबी और जायद 3 फसलें मौसमी पाए जाते हैं। अधिकतर किसान छोटे खेतों पर पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं। कई जगह खेती अब भी मानसून पर निर्भर है, हालांकि सिंचाई की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और ये उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। इस प्रकार विविधता, श्रम प्रधान खेती और मानसून पर निर्भरता भारत की कृषि की प्रमुख विशेषता है। यानी कि खूब कृषि के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, कि कैसे वो अपने भारत में योगदान दे रही है, अनाजें पैदा करती है, अनाज उपलब्ध करवाती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। खूब बना बना के लिखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कृषि के विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। ये भी सवाल अच्छा है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कौन कौन से उठाए? सबसे पहले हरित क्रांति लाई गई। ये इम्पॉर्टेंट, इसका जिक्र जरूर कीजिएगा सवालों में। जिससे उन्नत बीज, रासायनिक खाद और आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ा और अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। सरकार ने सिंचाई परियोजना शुरू की, जैसे बांध, नहरें, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके। किसानों को आसान ऋण देने के लिए बैंकों की सुविधा बढ़ाई गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया गया ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। इन नीतियों ने भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बना और किसानों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। नेक्स्ट है विश्व व्यापार स्वेज नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। विश्व व्यापार में स्वेज नहर के योगदान क्या है उसका मूल्यांकन करना है, यानी कि स्वेज नहर क्या योगदान देता है विश्व के व्यापार में। देखिए, स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। इस नहर के बनने से जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। इससे व्यापार तेज और सस्ता हो गया। तेल, मशीनें और कई नए अन्य वस्तुएं भी इसी मार्ग से एक दूसरे देश तक पहुंचती है, इसलिए विश्व व्यापार की एक जीवन रेखा मानी जाती है। यदि यह नहर बंद हो जाए तो वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस प्रकार स्वेज नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान, तेज और अधिक प्रभावी बना दिया है। ठीक है, तो ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं, आप लोग इसको जरूर पूरा कीजिएगा। उम्मीद है मुझे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके एक मैसेज कीजिएगा तो आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाइएगा। जो आता है उसे ही लिखना है पहले। ठीक है, और पेपर खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, हर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।